सेक्शन सी और इस सेक्शन सी के 26 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपको पॉलिनोमियल यहाँ दिया हुआ है। सच दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब इनके जीरोज़ का अगर स्क्वायर फिर उनके प्रोडक्ट का सम ये किसके बराबर होता है, 19/9 के बराबर होता है। तो हमें इस ब्याह पर के की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे सोचना है और कौन सा कंसेप्ट यूज होना चाहिए इस क्वेश्चन में और वो कैसे दिमाग में आएगा, उसको सोचने के लिए सबसे पहले मैं सोचते हैं कि हमें गिवन क्या है, हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो भी क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर, वो है आपका 3x² प्लस 5x प्लस के। और जो इसके जो जीरोज़ हैं, जीरोज़ हमें दिए हुए हैं क्या, जीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा। और अल्फ़ा और बीटा से रिलेटेड एक इक्वेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये, तो जो कि है अल्फ़ा स्क्वायर गिवन है में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 19/9। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें निकालना क्या है, के की वैल्यू निकालना है। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले के जो है वो है कहाँ पर, कांस्टेंट टर्म पर है। अब यार ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए अब हमारे पास दो इस चैप्टर में, एक तो क्या है कि हम जीरो की वैल्यू निकालते थे और दूसरा क्या, उन जीरोज़ का और कोफिशिएंट का कुछ रिलेशन होता था। तो यहाँ पर ये जो के है एक कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ठीक है, और जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है वो जीरोज़ के बीच में दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आना चाहिए कि क्यों ना हम यूज करें कौन सा कंसेप्ट, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज़। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अगर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर मैं इसका कंपैरिजन जनरल फॉर्मेट से करूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्मेट से ax² प्लस bx प्लस c ये आपका होता है। तो यहाँ से कंपैरिजन करने के बाद मुझे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सिंस a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देख पा रहे हैं a की जगह पर कौन है, 3 है, और a की जगह पर आपका यहाँ 3 हो गया। सेम उसी तरह b की वैल्यू, तो b के जगह पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, 5 है आपका, तो b की वैल्यू आपकी हो गई 5। और लास्ट में c यानी कांस्टेंट टर्म, और c के जगह पर यहाँ पर क्या है आपका, ये k है, तो c की वैल्यू आपने लिख दिया यहाँ पर k। अब इसके बाद हम वो रिलेशन यूज करते हैं, रिलेशन वाला कंसेप्ट, कि सिंस वी नो कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है आपका -b/a, -b/a होता है। अब यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा को एज इट इज़ लिख दूँ इक्वल टू माइनस की जगह माइनस b की वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, 5 है, तो मैंने 5 रख दिया। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 हो गया। अब यार ये तो एक इक्वेशन की तरह बन गया, और जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा तो हमें पता है नहीं, लेकिन जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है उसमें थोड़ा सोच देखो कि एक चीज़ है अल्फ़ा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है और अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो थोड़ा सा दिमाग में ये आता है कि यार ये जो हमारा फॉर्मूला होता था क्या, कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर ऐसा होता तो क्या होता, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो कहीं ना कहीं ये वाला टर्म जो है इसके जैसा हो रहा है। तो मैं ये वाला जो इक्वेशन आया है हमारा, मैं इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ ताकि कुछ इस तरह का फॉर्मेट हमें मिल जाए और वहाँ से हम इसको रिलेट कर सकें। ठीक है, तो स्क्वायर नहीं था तो मैंने इसलिए ऐसा सोचा कि चलो दोनों तरफ स्क्वायर करके इस तरह का कुछ लाने की कोशिश करते हैं, ये वाला हिस्सा। तो इसके बाद क्या करना है मुझे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद आपको मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -5/3 इसका होल स्क्वायर। ये होने के बाद अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होता है कि आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये -5/3 का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव 25/9। ये निकलने के बाद अब हम यहाँ पर देखो कि हमारा जो इक्वेशन ये वाला दिया हुआ है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, अगर मैं यहाँ पर इसको जैसे कि यहाँ इसको दिखाता हूँ मैं आपको, ये जैसे ये लिखा हुआ है 19,
अब यहाँ पर तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर या अल्फ़ा बीटा है, लेकिन इसमें 2 अल्फ़ा बीटा है। अब मुझे इसमें इसको पुट करना है तो कैसे मैं रख पाऊँगा, क्या जुगाड़ लगाऊंगा? तो मैं यहाँ पे फिर करूँगा क्या कि अल्फ़ा स्क्वायर के जगह पर अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, बीटा के जगह पर बीटा हो गया, और ये जो 2 अल्फ़ा बीटा है, क्या मैं इसको अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा कह सकता हूँ? ये 2 बार आए तो 2 बार इन दोनों के बदले हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, 1 अल्फ़ा बीटा प्लस 1 अल्फ़ा बीटा, तो 2 अल्फ़ा बीटा इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिखने से, और ये जो इक्वल के जगह है इक्वल ही हो गया, 25/9 की जगह 9 ही हो गया। अब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू हमें पता है, ये दी गई है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 19/9, और प्लस ये जो बचा आपका यहाँ पर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा सॉरी, और ये हो गया आपका 25/9। अब यहाँ से एक इक्वेशन बना और यहाँ से मैं इस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि अल्फ़ा इंटू बीटा विल बी 25/9 माइनस 19/9, और जैसा कि आपको पता है एलसीएम हो गया 9 और ये 25 माइनस 19 और ये हो गया आपका 6/9। 6/9 तो ये 3 के टेबल से 2 टाइम में, ये 3 टाइम में, तो 2/3 हो गया। अल्फ़ा बीटा पता चल गया। अच्छा, सिंस वी नो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रिलेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, वो होता है C/A, रिलेशन बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट वाले कंसेप्ट से यूज किया हमने। अब यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपकी आई है कितनी, 2/3, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2/3, और यहाँ C की वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ था कितना, K, तो ये मैंने K लिख दिया, और A की वैल्यू आपकी 3 है। अब मुझे निकालना है K की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3K, या आप यहाँ से काट भी सकते हैं, या सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे जितना आसान तरीके से कर सकते हैं, और ये 2 × 3, तो मुझे तो निकालना है K की वैल्यू, तो K की वैल्यू निकालेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जा करके डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, K की वैल्यू 2 निकल गई। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है कि द सम, अब सम किसका किसका, तो एक नंबर है वो कितना, 2 डिजिट वाला ये, ठीक है, और दूसरा किसका, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है, मतलब कि कोई अगर एक नंबर है लाइक 45 लिया हमने, सॉरी कितना 45 लिया, तो 45 सम किसका किसका था, 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर ऐसा कुछ होगा, फिर सम यानी प्लस, और किसके साथ कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी इसी नंबर के जो ये अलग अलग डिजिट हैं इनको रिवर्स करके मिला, यानी क्या 54, तो ये जोड़ करके कितना आना चाहिए, 66 आना चाहिए। यहाँ तो फिलहाल हमारा 99 आ रहा है, लेकिन उस तरह से वहाँ पर क्या इसी तरह कुछ नंबर होगा, हमें पता नहीं है वो कितना होना चाहिए, 99 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कंसेप्ट कौन सा यूज होता है हमारा, तो सबसे पहले 2 डिजिट वाले जितने नंबर होते हैं, तो 2 डिजिट वाले नंबर को समझिए आप। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिजिट क्या होता है, डिजिट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 1 2 3 और ये कहाँ तक 9 तक होता है, और नंबर्स तो इन्फिनाइट होते हैं। ठीक है, नंबर बहुत सारा 1 0 1 2 3 तो नंबर होगा ही होगा, साथ में माइनस में प्लस में 120 340 445 इस तरह का बहुत सारा नंबर होगा आपके पास, लेकिन डिजिट आपके 10 ही होते हैं और नंबर्स इन्फिनाइट। और नंबर्स जो होते हैं ये जितने भी नंबर हैं लाइक 245, तो इस नंबर्स में ये अलग अलग ये क्या है, डिजिट है, यानी डिजिट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट यूज करते हैं। सबसे पहले 2 डिजिट वाले नंबर की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट 2 डिजिट्स नंबर बी, 2 डिजिट्स नंबर बी XY। अब यहाँ XY का मतलब आप ये ना समझें कि ये X × Y है, यहाँ 2 डिजिट का मतलब है कि मैं यूनिट प्लेस पे Y को ले रहा हूँ और 10 प्लेस पर X को ले रहा हूँ। लाइक जैसे 24 है तो 4 यहाँ पर 24 का ये मतलब ये नहीं होता है कि 2 × 4 है, ये इसका मतलब नहीं होता है। तो सेम उसी तरह यहाँ पर अगर मैं XY को 2 डिजिट का नंबर में से अज्यूम कर रहा हूँ तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि X × Y है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 डिजिट वाला नंबर हमने मान लिया। अच्छा, फिर जो रिवर्स करने पर डिजिट मिलेगा हमें वो क्या होगा, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट रिजल्टिंग नंबर भी रिजल्टिंग, तो रिजल्टिंग नंबर क्या होगा, रिजल्टिंग नंबर हो गया आपका YX।
ये हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी ये जो नंबर था ये वाला जो कि इस लाइन से 2 डिजिट नंबर ये हो गया, और दूसरा ये वाला जो YX आया आपका, ये कैसे मिला है? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग मतलब कि यूनिट वाले को 10 पे डाल दिया और 10 वाले को यूनिट पे डाल दिया, यानी ये नंबर, इन्हीं दोनों का सम हमें बोला है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख सकता हूँ कि XY प्लस YX इक्वल टू 66। अब इसके बाद हम कैसे कंसेप्ट यूज करेंगे? फिर से मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये XY है, इसको बिल्कुल भी ये नहीं समझना है कि x इंटू वाई लिखा हुआ है, ये y है तो y इंटू एक्स, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है हमें। ये 2 डिजिट का नंबर है, एक 10 प्लेस पर है और एक यूनिट प्लेस पर है। तो XY है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट यूज होता है जो हमेशा 2 डिजिट वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें याद रखना होगा आपको। क्या कि अगर जैसे 45 नंबर था एक, तो 45 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? जैसे कि ये 5 है, यूनिट प्लेस पे है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 1। और ये 4 है, ये 10 प्लेस पे है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10। और फाइनली 45 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ कि 4 इंटू 10 अब प्लस 5 इंटू 1 यानी कि 5 ही हो सकता है। या मान लीजिए अगर एक कोई दूसरा नंबर है 64 है, तो 64 4 क्या है? यूनिट प्लेस पे है, तो 4 इंटू 1 लिख सकता हूँ। और यहाँ पर 6 है, ये 10 प्लेस पे, तो 6 इंटू 10, तो यानी 64 आपका लिखा जा सकता है 6 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1 या जस्ट 4। तो सेम उसी तरह अगर XY 2 डिजिट का नंबर है तो ये यूनिट प्लेस पर है, ये यूनिट प्लेस पे है तो y इंटू 1, और ये क्या है? x है, तो x ये क्या है? 10 प्लेस पे ये है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x इंटू 10 और प्लस y इंटू 1 यानी क्या? 10x प्लस वाई, 10x ये हो गया प्लस y ऐसा हो गया। या yx होगा तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? ये x इंटू 1 हो गया ये आपका, और ये y क्या हो जाएगा? y इंटू 10, तो यानी yx बराबर क्या हो जाएगा? 10y और प्लस x। ठीक है, तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो XY को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10x प्लस y, ये प्लस जो है यहाँ पर रख दिया मैंने, ठीक है, ये यहाँ रख दिया। और फिर ये जो YX है, YX को हम क्या लिख सकते हैं? 10y प्लस x इक्वल टू 66। अब इसके बाद अगला क्या होगा? हम ये जान रहे हैं कि x वाला जो है x से ही ऐड होगा, तो ये हो जाएगा आपका 11x। y वाला y के साथ ऐड होगा, तो ये हो गया आपका कितना? 11y, और ये है आपका 66। अब यहाँ पर आपको कॉमन लेना हमेशा समझना आना चाहिए कि देखो दोनों में 11 क्या है? कॉमन आ रहा है, तो मैं 11 अगर कॉमन ले लूँ और इस कॉमन से इसको डिवाइड करूँ तो x मिलेगा, और इस कॉमन से इसको डिवाइड करूँ तो प्लस का y मिलेगा बराबर 66। अब यहाँ से मैं अगर XY की वैल्यू निकालूँ तो ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x प्लस y ये उधर जा करके 66 अपॉन में 11 हो जाएगा आपका। 11 ये कट गया, ये 6 हो गया, और यहाँ पर 6 आ गया, और ये आपका एक इक्वेशन बन गया। एक इक्वेशन बन गया। अब देख रहे हैं कि 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल के हम लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए ताकि दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाए। तो दूसरे इक्वेशन के लिए हमें आगे पढ़ते हैं कि इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी जो डिजिट्स हैं, जो भी ये डिजिट हैं x और y, इनका जो डिफरेंस है वो 2 का है। जैसे कि अगर मैं 64 ले रहा हूँ तो 6 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। या 45 ले रहा हूँ तो कितने का डिफरेंस है? 1 का है। ठीक है, तो ये डिफरेंस इन्होंने बोला है। तो हम मान के चलते हैं कि दोनों का डिफरेंस ये 2 है, तो यार अब 2 डिफरेंस है, मतलब एक नंबर छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है। मान लो x बड़ा हो जाए, y बड़ा छोटा हो जाए, या x छोटा हो जाए, y बड़ा हो जाए, दोनों हो सकता है। जैसे कि 24 में ये वाला छोटा है, ये बड़ा है, और 42 में 10 वाला बड़ा है, यूनिट वाला छोटा है। ठीक है, तो लेकिन अब तो इन्होंने सिर्फ डिफरेंस बोला, ये भी नहीं बोला है कि यूनिट प्लेस वाला ज़्यादा है कि 10 प्लेस वाला ज़्यादा है। तो हम दोनों केस लेके चलेंगे। ठीक है, कि व्हेन x ग्रेटर देन y, अगर x ग्रेटर देन y है तो इसका मतलब क्या है कि x जो है y से कितना है? 2 ज़्यादा है, ये मतलब है। या ये भी हम लिख सकते हैं कि x अगर बड़ा है यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर मैं केस दूसरा मान लूँ कि व्हेन x लेस देन y,
तो यानी इस बार y बड़ी संख्या है, तब मैं क्या लिखूँगा, y में से अगर x जाएगा तब जा कर के 2 बचेगा, तब जा कर के ये इक्वेशन सेकंड होगा इस फर्स्ट के लिए। तो हम दोनों केस में करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस केस के अकॉर्डिंग करूँ, केस 1 के अकॉर्डिंग, कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये वाला एंड इक्वेशन सेकंड ये वाला, तो यहाँ पर एक तरफ है x प्लस वाई बराबर 6 और एक यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर 2। अब इस इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, दोनों मेथड में किसी से कर लो। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन यूज कर रहा हूँ और देख रहा हूँ क्या ये y और y दोनों सेम है लेकिन इनका साइन डिफरेंट है। तो अगर मैं इनको इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ, क्या कर रहा हूँ, ऑन एडिंग, तो ये और ये कट जाएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 2x और यहाँ पर 8 मिला और x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 8/2 और ये कट के हो गया कितना 4। और अगर x की वैल्यू 4 हो गया तो y की वैल्यू निकाले, कौन सा, ये वाला इक्वेशन लगा दो। हालांकि कोई सा भी इक्वेशन लगा सकते हो x और y वाला, अगर मैं यही लगा दूँ छोटा वाला है, तो पुट x = 4 इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड क्या है आपका, x माइनस वाई = 2, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आई है 4, तो मैं यहाँ 4 डाल देता हूँ, माइनस वाई की जगह y और ये हो गया आपका 2। यहाँ से माइनस वाई = 2 और ये 4 जगह जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ से माइनस वाई की वैल्यू आपको माइनस कितनी 2 मिली, तो ये और ये कट गया, तो y की वैल्यू 2। तो x और y दोनों ये आपका वैल्यू ये हो गया x का और ये हो गया वैल्यू आपका y का। तो देन हेंस नंबर क्या हो जाएगा 2 डिजिट नंबर, तो एक्स वाई था, x की वैल्यू कितनी 4 है और y की वैल्यू 2 है, तो यानी एक नंबर 42 निकल गया केस 1 के अकॉर्डिंग। और इस केस 2 के अकॉर्डिंग मैं चलता, अगर केस 2 के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता तो यहाँ पर देखो तो कैसे करते फिर हम लोग, ये कि y जब बड़ा हो x से, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, तो वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर है क्या x प्लस वाई = कितना 6। अब मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ तो x के नीचे x को ही रखता हूँ, तो यहाँ पर कितना है -x है और ये क्या है प्लस y है इधर, ठीक है, प्लस y और ये बराबर कितना है 2 है, जैसे लिख दिया। अब यहाँ पर भी एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो लगा सकते हैं, तो ये दोनों तो प्लस करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा कितना 2y = 8 और y की वैल्यू कितनी हो गई 8/2 और ये कट के हो गया कितना 4 हो गया। अब ये कट के 4 हो गया आपका। अब मैं यहाँ से किसकी x की वैल्यू अगर निकाल लूँ कि पुट y = 4 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड जिसमें डालना चाहो, तो सेकेंड इक्वेशन था क्या आपका, ये वाला था आपका y माइनस x, तो y माइनस x = 2, तो y की वैल्यू यहाँ पर है 4 माइनस x = 2, तो माइनस x बराबर 2 और -4, तो माइनस x की वैल्यू आपके -2 आ गई, ये और ये कट गया, तो x की वैल्यू भी आ गई आपके पास 2 और y की वैल्यू कितनी 4। तो केस 2 के अकॉर्डिंग हमारा नंबर क्या बनेगा, केस 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर बनेगा, हेंस नंबर भी क्या था xy था, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, तो यानी 24, यानी एक नंबर 42 आया और एक नंबर 24 आया। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, यानी नंबर हमें ढूंढना था और इस तरह के कितने नंबर हो सकते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा होना चाहिए कि हेंस नंबर्स आर 2 डिजिट नंबर्स आर कौन कौन हुआ आपका, एक 42 हुआ और एक 24 हुआ, ठीक है। और इस तरह कितने नंबर पॉसिबल है, 2 नंबर पॉसिबल है, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, 42 एंड 24। इसी का और पार्ट है, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन आप पहले लिख लो, देख लो क्या हुआ है कि ax में b माइनस बी ए इंटू में यहाँ y है और ये दिया हुआ है a प्लस बी, ठीक है, एक इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है। फिर दूसरा इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है आपका ax माइनस बी वाई = 2ab, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब
इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड एक्स एंड वाई फाइंड करना है, तो इसका मतलब हमें पता चलेगा कि वेरिएबल कौन है, एक्स और वाई, जो कि दोनों में है। अब इसे अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करना चाहते हैं तो एलिमिनेशन मेथड करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को किस फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, पहले उससे समझ लेते हैं। तो इक्वेशन आपका लिखा होना चाहिए कि जैसे कि a1x + b1y और उस तरफ जा कर के क्या होना चाहिए, c1 होना चाहिए, ये ठीक है। और इस तरफ a2x + b2y और उस तरफ क्या होना चाहिए, c2 होना चाहिए, ठीक है। और वो करने के बाद आप जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर मुझे x को बराबर करना है तो इस वाले इक्वेशन के जो x का कोफिशिएंट a2 है, मैं इस वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, a2 से। और इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन में को किससे गुना करूँगा, इस वाले इक्वेशन के x के ही कोफिशिएंट किससे, a1 से, ठीक है। और अगर मुझे y बराबर करना होता तो वैसे ही मैं b के साथ काम करता था, ठीक है। और वो करके जब बराबर हो जाता है तो माइनस प्लस करके हम लोग एक एलिमिनेट कर देते हैं। और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है उसमें क्या होता है, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, या तो x की वैल्यू निकाल लो या तो y की वैल्यू निकाल लो, और उसको पुट कर दो किसमें, दूसरे इक्वेशन में। सेम इक्वेशन में कभी पुट नहीं करना है। तो मैं यहाँ दोनों मेथड से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं एलिमिनेशन मेथड से बताता हूँ, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे पहले आपने ध्यान दिया कि भाई इक्वेशन को किस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में। तो क्या हमारे पास है, हाँ, एक x वाला है, y वाला है और कांस्टेंट वाला इस तरफ है, ठीक है। इधर भी x, y और कांस्टेंट वाला इस तरफ है, यानी पहले से हमें उस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है आपका ax/b माइनस by/a = a + b। और फिर दूसरा दिया हुआ है आपको ax माइनस by = 2ab। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। कैसे, जैसे अगर मुझे x को बराबर करना है तो मैं इस वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो x के ही दूसरे वाले इक्वेशन के x के इस कोफिशिएंट से, यानी किससे, a से मल्टीप्लाई कर दूँगा पूरे इक्वेशन को, इस पूरे इक्वेशन को। और फिर उसी तरह इस पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अगर यहाँ पर मैंने x का कोफिशिएंट उठाया था ये वाला, तो यहाँ पर भी मैं x का कोफिशिएंट कौन सा हो गया आपका, a/b पूरा हो गया, ठीक है, a/b हो गया। तो a/b से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, a/b से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कीजिए आप, थोड़ा सा इसको आराम से करना है। जैसे कि इस वाले टर्म को, इस वाले हिस्से को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, a से। तो गलती ना हो इसलिए आप रफ में भी कर सकते हैं कि ax/b और इंटू में a। तो a को a से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, a²x/b। तो यहाँ आपने लिखा कितना, a²x/b। सेम उसी तरह इसकी बारी, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, सेम इसी नंबर से, a से। तो जब आप यहाँ पर देखते हो क्या होता है आपका कि by/a और मल्टीप्लाई a से करते हो तो a से कट गया, क्या मिला आपको, by मिला। और ये साइन माइनस का है तो यहाँ पर माइनस, और ये मिला आपको कितना, by बराबर। उसी तरह a+b से, a+b ये जो पूरा है इससे भी मल्टीप्लाई करोगे a को, तो a से किया तो कितना हो गया, a को a से करा तो a² और फिर b को a से किया तो ab। तो यहाँ मिला आपको कितना, a² + ab, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन की बारी, इस पूरे इक्वेशन को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए बी, जो कि हमने कहाँ से उठाया है, इस ये पहले वाले इक्वेशन के इस वाले ये वाले कोफिशिएंट को, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम उसी तरह क्या, ये वाला हिस्सा जो है मल्टीप्लाई होगा इससे। तो आप यहाँ पर देख लो करके रफ में कि ax × a/b, तो अगेन वही a × a क्या हो जाएगा आपका, a²। और इसीलिए तो किया ही था हमने, ताकि दोनों जो x वाले टर्म बाद में दोनों सेम हो जाएं, ये वाला और ये वाला सेम हो गया। फिर यहाँ माइनस है। अच्छा, अब बी वाई को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, ये वाला हिस्सा जो है बी वाई, इसको मल्टीप्लाई करूँगा इसी ए बी से। तो ये हो गया आपका कितना, बी वाई इंटू में a/b। तो b से b कट गया, ये कितना बचा, ए वाई बचा आपका, ए वाई हुआ इक्वल टू, अब ये वाला जो टर्म है 2ab, इसको मल्टीप्लाई होगा किससे, ab से। तो 2ab इंटू a/b, b से भी ये आपका कट गया, तो यहाँ बचा आपका कितना, 2a²। ये होने के बाद
अब क्या करना है आपको कि अब आप देख रहे हैं कि कौन सा टर्म इक्वल जैसा आ गया, तो x वाला जो है ये वाला टर्म इक्वल आ गया है आपका, ठीक है। तो लेकिन दोनों के आगे प्लस का साइन है, दोनों के आगे कोई साइन नहीं है, तो क्या है आपका प्लस का साइन है। तो मुझे माइनस करना पड़ेगा किस में, इस वाले इक्वेशन में इसको माइनस करना पड़ेगा। तो जिसको माइनस करते हैं उसका सारा साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो सॉरी यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या है प्लस का और ये है माइनस का, तो ये दोनों क्या हो गया आपका कट गया है आपका। अब यहाँ पर क्या है कि ये माइनस बी वाई है और ये प्लस का ए वाई है, यानी कि प्लस का ए वाई यहाँ से बचा और यहाँ से माइनस का बी वाई बचा, ये हो गया। फिर बराबर की जगह बराबर हो जाएगा। अब ये ऊपर में ए स्क्वायर प्लस ए बी तो प्लस में था और ये नीचे वाला क्या यहाँ बचा 2a² माइनस में। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो कितना हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है y आ रहा है कॉमन आपका, तो y कॉमन ले लिया। यहाँ से आपको a मिला, यहाँ से आपको माइनस का b मिला। अब यहाँ पर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आप देखो कि ये वाला हिस्सा a² a² दोनों है, तो प्लस के 1a² में माइनस का 2a² जगह तो बचेगा कितना माइनस का a² प्लस का यहाँ a भी बचा, ठीक है। अच्छा फिर से दोबारा हम लोग करते हैं y और यहाँ पर a माइनस बी है। अच्छा यहाँ पर कॉमन कितना है -a², दोनों में a कॉमन है। तो अगर मान लो मैं a कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा a बचेगा और यहाँ से करेंगे तो प्लस का b बचेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यार ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है कुछ सिमिलर हो रहा है, बस साइन सेम नहीं हो रहा है। जैसे a का यहाँ पर साइन आपका क्या है कुछ नहीं है तो प्लस है, लेकिन इसका यहाँ पर माइनस है। यहाँ b का माइनस है तो इसका यहाँ पर प्लस है। तो लेकिन a और b दोनों सेम है। अगर मुझे इनको एक ही जैसा बनाना है ताकि ये कटने में आसानी हो, तो मैं क्या करूँगा किसी या तो इसमें से किसी में एक कॉमन ले लूँगा माइनस का। जैसे कि अगर मैं y अभी फ़िलहाल लिख देता हूँ और बराबर ये कितना है आपका a माइनस बी, और यहाँ पर मैं जैसे ये जो माइनस प्लस था अगर मैं एक माइनस यहाँ कॉमन ले लूँ तो माइनस ये तो ए ही रहेगा, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर ये इसको क्या कर देगा यहाँ पर प्लस ए कर देगा। फिर ये माइनस और प्लस मिलके यहाँ माइनस हो जाएगा और वो क्या बच जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और माइनस मतलब कि नहीं मैंने -1 कॉमन लिया है, -1 कॉमन हमेशा कोई नंबर ही लेते हैं तो माइनस ऐसे जस्ट शॉर्टकट में कहते हैं क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ माइनस लिखूँ, लेकिन इसका मतलब क्या होता है -1 होता है, ठीक है। तो आगे क्या है, अब मुझे y की वैल्यू फाइनल निकाल सकते हैं। तो y के साथ ये टर्म किस में है मल्टीप्लाई में है, एक माइनस a के साथ एक पूरा टर्म किस में मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि y बराबर यहाँ पर कितना है -a और यहाँ a माइनस बी और होल अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा a माइनस बी। तो ये कट गया आपका a माइनस बी से a माइनस बी और यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई आपकी -a। y की वैल्यू आ चुकी है, चलो क्यों ना अब इसको किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, जिसमें डालना है डाल दो इक्वेशन सेकेंड आपका क्या था, तो इक्वेशन सेकेंड आपका ये है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड ये जैसे है इक्वेशन सेकेंड, तो इसमें पुट कर दो क्या y की वैल्यू, तो ax तो ऐसा ही रहेगा माइनस बी और y की जगह पर यहाँ पर हम क्या डाल देंगे -a और बराबर ये हो गया आपका क्या 2ab। तो यहाँ से ax ये माइनस माइनस हो गया प्लस और मल्टीप्लाई हो गया 2ab बराबर कितना 2ab, और यहाँ से ax बराबर क्या हो गया 2ab माइनस का ab और ये वैल्यू हो गई आपकी कितनी ab, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर a की वैल्यू अगर अपनी यहाँ x की वैल्यू निकालें तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये ab और इसके नीचे ये a आ गया, तो a से a कट गया, ये निकल गया आपका क्या b। तो फाइनली आपको निकल चुका है, हेंस x की वैल्यू b और y की वैल्यू -a, ये हो गया आपका आंसर। एलिमिनेशन मेथड से आपने समझ लिया। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अ बैग कंटेन 6 रेड बॉल 4 ब्लैक एंड सम वाइट बॉल। वाइट बॉल की संख्या में पता नहीं है तो उसको हम x मान लेंगे। तो एक बैग में 6 रेड बॉल हैं, 4 ब्लैक हैं और कुछ वाइट बॉल्स हैं। पहला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल। वाइट बॉल की संख्या में निकालनी है इन द बैग
इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वाइट बॉल है सॉरी इज कितना 1/3। ठीक है, तो अब हमें वाइट बॉल की संख्या पता नहीं है और हमें उसकी संख्या बतानी है ताकि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाए 1/3 हो जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो लिखते हैं। गिवन कि नंबर ऑफ रेड बॉल है आपके पास कितनी 6 और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल जो है वो आपका 4 दिया हुआ है और कुछ वाइट बॉल है, वाइट बॉल की संख्या हमें पता नहीं है। चलो हम लोग मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ वाइट बॉल x है और इन्होंने हमें वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी दी है 1/3। तो हम जैसे वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। जैसे क्या कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल आउटकम्स निकालते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, तो भाई जितना बैग में बॉल है टोटल आउटकम्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, जो तीनों बॉलों की संख्या है। तो 6 + 4 + x, तो ये हो गया आपका कितना 10 + x। और हमें वाइट बॉल की यानी कि जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना है, वाइट बॉल है। तो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी जो हम चाहते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी वो उसकी संख्या है x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल यानी जो है वो कितनी होगी, तो क्या होगा, नंबर ऑफ वाइट बॉल यानी फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में टोटल आउटकम्स यानी टोटल बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल आपको दिया हुआ है कितना है, ये 1/3 है, ये 1/3 दिया हुआ है और नंबर ऑफ वाइट बॉल हमने x माना है और टोटल जो बॉल है वो कितना है आपके पास 10 + x है, 10 + x है। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है तो सिंप्लीफाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 3x और ये 10 + x को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 + x ही रहेगा और यहाँ से 3x के साथ ये x इधर आ गया तो ये हो गया कितना 2x हो गया और ये बराबर कितना 10 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई 10/2 यानी कि 5। यानी वाइट बॉल की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी। इसके सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है हाउ मेनी रेड बॉल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैग, यानी बैग से कितने लाल बॉल ऐसे निकाल लें ताकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वाइट बॉल है यानी वाइट बॉल निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 हो जाए। तो यानी इस बार हमको कितने बॉल रेड वाले बॉल निकाल लेने चाहिए ताकि वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो सेम वही कि नंबर ऑफ जो आपका दिया हुआ है पहले बॉल्स का सॉल्यूशन कि आपको पहले से दिया था नंबर ऑफ कितने पहले रेड का ही दिया था, नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है 6 है। ब्लैक बॉल जो है उसकी संख्या आपको दी गई है कितनी 4 है और फिर वाइट बॉल हमें पता, वैसे वाइट बॉल तो निकल चुका है हमारे पास, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा वाइट बॉल की संख्या 5 निकल चुकी है। जब 5 निकल गया अब हमें बोला गया कि रेड बॉल कितने निकाल लेने चाहिए। चलो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ रेड बॉल्स रिमूव्ड फ्रॉम बैग, मान लिया हमने x, चलो x नहीं इस बार कुछ y मान लेते हैं, पहले x मान चुके हैं y मान लेते हैं। तो अगर y निकाल लिया गया है तो अब जो बैग में नंबर ऑफ रेड बॉल है, नाउ नंबर ऑफ रिमेनिंग रेड बॉल ये कितनी हो जाएगी आपकी 6 पहले था और उसमें से y हमने निकाल लिया है। अच्छा ब्लैक बॉल तो उतना ही रहेगा, ब्लैक बॉल हमने नहीं निकाला है तो ब्लैक बॉल अभी भी 4 ही है और वाइट बॉल अभी भी कितना है 5 ही। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, वाइट बॉल की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल तो किसके बराबर होगा, तो नंबर ऑफ किसका, वाइट बॉल फेवरेबल आउटकम्स और यहाँ पर क्या टोटल बॉल्स। अभी जो बैग में जितना टोटल बॉल अब बचा है टोटल बॉल्स। तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी इन्होंने बोला है कितनी होनी चाहिए 1/2 होनी चाहिए। तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। नंबर ऑफ वाइट बॉल कितना है 5 है आपका, 5 रख दिया आपने और टोटल बॉल्स कितना है आपके पास, तो टोटल बॉल ये तीनों है आपका, जोड़ दीजिए इनको तो कितना हो जाएगा 6 - y + 4 + 5। ठीक है, अब इसको यहाँ से अगर आप
1/2 इक्वल टू 5 और नीचे में इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 4 10 और 10 और 5 15, 15 माइनस वाई। ठीक है, और ये जैसे हो गया तो इसको मैं थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना कि 1/2 इक्वल टू 5/15 माइनस वाई। तो क्या हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए क्या? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना 5 टू ये यहाँ से हुआ तो कितना हो गया 10 हो गया, और इसको इससे किया तो कितना हो गया आपका 15 माइनस वाई। अब वाई मुझे पॉजिटिव चाहिए, वाई क्या है संख्या है वाइट रेड बॉल की, तो वाई अगर इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो गया, ये 15 यहीं पर रहा और ये 10 को इधर ले आए तो ये हो गया। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई 5 बॉल, यानी नंबर ऑफ रेड बॉल रिमूव्ड जो होगा वो भी कितना होगा, नंबर ऑफ रेड बॉल रिमूव्ड कितना 5, 6 था, 6 में से आपको 5 निकाल लेंगे तब जाकर के वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/2 निकलेगी। 29 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ। ये TP और TQ आपका ये रहा, TP और TQ। इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें आपको दी गई है उसको डायग्राम में देखना स्टार्ट करो। TP और ये TQ जो है 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है किस पर, सर्कल पर, जिसका सेंटर O है। कहाँ से, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T से। एक्सटर्नल पॉइंट आपका ये T हो गया, और हमें पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल पॉइंट T से खींचा गया टेंजेंट, 2 टेंजेंट खींच सकते हैं और दोनों ही टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हमें दी गई है कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता, सॉल्यूशन तो क्या क्या गिवन है आपके पास, गिवन सबसे पहले दोनों टेंजेंट के बारे में लिख देते हैं कि TP इक्वल टू TQ। ठीक है, रीजन क्या होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ से, T से, दोनों बराबर होंगे। फिर हम ये भी जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पे, रेडियस कौन है आपका, ये OP जो हो गया वो रेडियस हो गया, ये OQ जो हो गया ये भी रेडियस हो गया, तो यानी ये दोनों बराबर ही होंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, ये रेडियस जो है इस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाएगा, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ये दोनों 90 डिग्री है, इसके लिए जानते हैं क्या लिखेंगे हम लोग कि सिंस OP परपेंडिकुलर ऑन किस पर, TP क्या है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो जानते हैं कि भाई रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर पर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली उसी तरह क्या कि OQ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, TQ पर, रीजन वही कि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। ये होने के बाद तो अब हमें ये पता चलेगा कि ये वाला जो एंगल है, क्योंकि ये पूरा ये देखो, जब आप अगर इसको देखें 1 मिनट, ये फिर यहाँ से ये और फिर यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो ये दो मिलकर ही 90 डिग्री हो गया, यानी 180 हो गया। तो इन दोनों का सम मिलाकर कितना होगा, 180 होगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या कि सिंस कौन कौन सा एंगल, एक ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या डालूँ मैं, POQ, एंगल POQ प्लस ये वाला एंगल कितना, एंगल PTQ, ये बराबर कितना होगा 180। अभी क्या है, हमको एंगल के बारे में पूछा है तो हमको एंगल से रिलेटेड कोई ना कोई कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, जहाँ पर ये वाला हमें कंसेप्ट यूज किया। ये जो चीज़ें बाकी लिखी ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये हमको पता होना चाहिए, लेकिन एंगल्स हमको ये प्रूव करना था, तो हमें एंगल से रिलेटेड जो इसमें कंसेप्ट आ रहा है वो उसको ढूंढना है। तो जैसे कि ये पहला वाला मुझे मिला कि POQ और PTQ का मिला करके 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों ना मैं इनको एक नाम दे देता हूँ, जैसे कि छोटा सा उसको कैरी करना आसान रहेगा। जैसे कि इस वाले एंगल को अगर मैं x रख देता हूँ तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है। ठीक है, तो 180 माइनस x हो गया। अब ये हो गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है आपका, कौन सा, OPQ, इस पे ध्यान दो, OPQ, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें अगर ध्यान दो, इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल आइसोस्केलस है। क्यों, क्योंकि ये जो रेडियस है, ये रेडियस और ये रेडियस, यानी दोनों साइड जो है ट्रायंगल के दोनों इक्वल रहेंगे, और इक्वल का इसके इक्वल ये वाला एंगल
और इसके इक्वल ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा। तो OPQ एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो अगर मैं इसको y मान लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ इन ट्रायंगल OPQ कौन कौन सा एंगल। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है O वाला, तो इसको मैं लिखूँगा एंगल POQ प्लस ये वाला एंगल जिसका क्या है OPQ, एंगल OPQ, और फिर ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या डालूँगा OQP प्लस एंगल OQP। ठीक है, और ये तीनों का सम कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है आपका, कितना 180 डिग्री, ये 180 डिग्री होता है। अच्छा, इनका नाम अगर आपने जैसे डाला है शॉर्ट फॉर्म में POQ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस एक्स, ये आपने रखा हुआ है कितना 180 माइनस एक्स, प्लस OPQ ये वैल्यू कितना लिया था हमने, y लिया था, तो ये हो गया आपका y, प्लस OQP इसकी वैल्यू भी कितनी है y ही है। ठीक है, और ये बराबर कितना हो गया आपका 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करते हैं कि ये जो 180 है यहाँ से ये 180 उस तरफ जा कर के 180 से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस दोनों, और यहाँ पर ये जो y और y हुआ ये 2y हो गया, और ये उस तरफ जा कर के कितना हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि इधर तो 0 बचेगा ना, तो ये माइनस एक्स 0 में प्लस हो जाएगा, तो 2y प्लस x हो गया। अब 2y, तो 2y कौन है भाई, y आपने इसको माना था OPQ को, एंगल OPQ इक्वल टू एंगल x किसको माना था, इसको माना था, तो ये बन गया एंगल P, जिसको प्रूफ करना है उसी पे ध्यान देना है, PTQ। तो क्या हमारा प्रूफ हो चुका है कि इसी को पलट के लिख सकते हैं, और एंगल PTQ इक्वल टू एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ, ये हो गया आपका प्रूफ्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि हम ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इसे हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ तो हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक तरीका है प्रूफ करने का, जो बिगिनर है उनके लिए क्या है कि सबसे पहले आपको कुछ बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और इनके इन्वर्स वाले फार्मूले, जैसे कि sec a है तो इसके बदले हम 1/cos a लिख सकते हैं, या tan a है तो tan को हम लोग sin a/cos a लिख सकते हैं, इस तरह का sin a/cos a, इस तरह का कुछ। अगर ये सब पता है तो ये आसानी से होगा। बाकी और भी तरीका, मैं 2 तरीके से इसको करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है उसे करके देखते हैं। तो सिंपलेस्ट तरीके में आपको सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव sec a और यहाँ पर 1 माइनस साइन a, और यहाँ आपका sec a प्लस tan a है, और ये प्रूव करना है मुझे 1 के इक्वल। तो ये वाला तरफ जो है इक्वल के इस तरफ LHS कहते हैं हम लोग, और इस तरफ वाले पार्ट को RHS कहते हैं। तो देखने पर लग रहा है कि LHS एक बड़ा टर्म है, इसी एक्सप्रेशन को हम खोल सकते हैं। तो हमने LHS उठा लिया। LHS है आपका कितना, sec a, यहाँ पर 1 माइनस साइन a, और यहाँ पर sec a और प्लस tan a, ये है आपका। अच्छा, इसको करने के लिए अब दूसरा क्या कि मैंने बोला कि सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि साइन और कॉस के फॉर्म में, तो sec a के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम इसे 1/cos a लिख सकते हैं। तो sec के बदले 1/cos a लिख दिया। 1 sin a सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पर sec a आया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos a, और प्लस tan a है तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, tan a का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, जो कि होता है sin a/cos a। अब जैसे ये आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो कि ये वाला जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे और फिर इससे। तो 1/cos a को 1 से करेंगे तो ये मिलेगा आपको कितना, 1/cos a मिलेगा, cos a। और फिर जब 1/cos a को मैं sin a से मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ इस तरह का होगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस sin a/cos a, ये बन गया आपका।
और ये वाला हिस्सा जो है इसको एज इट इज़ ये भी रहने देते हैं। तो 1/cos A प्लस sin A अपॉन में cos A। अब जैसे ये वाला टर्म आया तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि यार ये और ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, बस साइन का फ़र्क है। और ये कहीं ना कहीं अगर मैं इस वाले टर्म को अगर A मान लूँ, इस वाले टर्म को B मान लूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। और क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी देख रहे हैं बन रहा है। जैसे कि यहाँ बीच में माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो क्या हो रहा है A माइनस B इंटू, ये बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, इंटू A प्लस B। जो फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, A² माइनस B² होता है। तो क्यों ना मैं इसके बदले डायरेक्ट में लिख दूँ, A हमने इसको माना है तो A का स्क्वायर हो गया 1/cos A का स्क्वायर, और फिर यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस, और B की जगह पर कौन है, साइन A अपॉन में cos A, तो इसका स्क्वायर हो गया आपका। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाता है आपका कितना, 1 का स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर है। ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी बराबर डाल दिया, ये माइनस होगा और ये हो गया आपका क्या, साइन स्क्वायर A और अपॉन में cos स्क्वायर A। तो अभी ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लो, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो cos स्क्वायर A, यहाँ एक का स्क्वायर एक ही बचा, माइनस का साइन स्क्वायर। अच्छा, क्या आपको ये वाली आइडेंटिटी पता है कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अब मुझे 1 इसके जैसा फॉर्मेट अगर बनाना है तो मैं क्या कर लूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये तो 1 प्लस में, तो प्लस यहाँ भी प्लस में था तो इसको भी प्लस में रखना है, ये वही हो गया। और साइन स्क्वायर इस तरफ आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या बच जाएगा आपका, सिर्फ cos स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर को A को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर A, और नीचे में भी क्या है आपका cos स्क्वायर A। तो ये और ये कट के कितना हो गया 1, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। और इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते थे, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो, और इसको तेज़ी से हम कैसे कर सकते थे, जैसे कि सेकेंड मेथड इसका है। तो ये सब बातें पहले हो चुकी है कि ये सब इक्वेशन हमें दिया हुआ है, हम सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड मेथड। ठीक है। तो अब क्या है ना, मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे सेक A को मैं 1 से डायरेक्ट कर दिया, कितना हो गया ये सेक A। अच्छा, सेक को मैं साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा ये, तो माइनस साइन A इंटू में सेक A, ये हो गया। और इसको फिलहाल अभी ऐसे रख देते हैं, कितना सेक A प्लस tan A। और यहाँ से ये जो सेक A है ये तो सिंपल है, और ये साइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन A, और सेक है तो मतलब क्या 1/cos A। थोड़ा सा ज़रूरत है यहाँ पड़ ही जाएगा। और इसको अभी नहीं खोलता मैं, अभी इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेक A और माइनस साइन अपॉन cos A क्या हो जाएगा, tan A हो जाएगा। और ये क्या हो गया आपका, सेक A प्लस tan A हो गया। तो अब ये देखो सेम फिर से वही हो गया, A माइनस B और A प्लस B अगर हम हो तो फिर क्या होएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, आइडेंटिटी आपको पता है। तो A स्क्वायर की जगह पर सेक स्क्वायर है और माइनस ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर है। तो आपको इसके लिए आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ के इसका सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, तो यानी ये सेक स्क्वायर थीटा ऐसे, और ये वाला इस तरफ आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और इस तरफ क्या बचेगा आपका 1। तो ये हो गया क्या 1, जो कि किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। ये हो गया प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3 बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ 6 मिनट, 12 मिनट एंड 18 मिनट। यानी 3 बेल है, और पहला जो बेल है वो हर 6 मिनट के बाद रिंग करता है, दूसरा वाला हर 12 मिनट के बाद, और थर्ड वाला हर 18 मिनट के बाद रिंग करता है। फिर आगे हमें दिया हुआ है कि इफ़ ऑल 3 बेल्स रिंग एट 6 AM, यानी तीनों बेल जो है सबसे पहली बार सुबह एक साथ 6 बजे थे, तो व्हेन विल दे, कब वो दोबारा एक साथ रिंग करेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 बेल है, B1, B2 और ये B3। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इनका इंटरवल ऑफ दिया हुआ है रिंगिंग का। ये जैसे कि ये पहला वाला है, ये 6 मिनट के बाद बजता है, हर 6 मिनट में। ये वाला हर 12 मिनट के बाद रिंग करता है, और ये वाला हर 18 मिनट के बाद रिंग करता है।
और हमें दिया हुआ है कि सबसे पहली बार ये तीनों बेल एक साथ कब बजे थे, तो वो था टाइम 6 AM। ये भी 6 बजे, ये भी 6 बजे बजा था और ये वाला भी 6 बजे बजा था। तो दूसरी बार B1 वाला जो बेल है ये कितने बजे बजेगा, 6:06 पे बजेगा, 6:06 पे बजेगा। फिर ये 6:12 पे बजेगा और ये 6:18 पे होगा। सेम उसी तरह थर्ड बार में बेल 1 कितने मिनट के बाद बजेगा, तीसरी बार 6:12 पे 6 ऐड कर दोगे। फिर इसमें तो 12 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 6:24 पे दूसरा बेल बजेगा और तीसरा बेल जो है वो कितने पर 6:18 ऐड कर देंगे तो 36 मिनट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यार इस तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह आता ही जाएगा, लेकिन हमें बताना है कि तीनों एक साथ कब रिंग करेंगे। तो तीनों एक साथ तभी रिंग करेंगे जब तीनों का टाइम सेम होगा। अब तीनों का टाइम सेम होने का मतलब कि जो मिनट वाला हिस्सा है ये जो टाइम है वो सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जैसे कि B1 में किसका मल्टीपल बार बार हो रहा है, जैसे 6 है, फिर 6 के बाद 12, फिर अगला क्या हो जाएगा 6:18 हो जाएगा। उसी तरह अगला क्या हो जाएगा 18 के बाद क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर अगला वाला क्या हो जाएगा 6:30 हो जाएगा। फिर अगला क्या होगा 6:36 होगा, मतलब यही सबका मल्टीपल आएगा। सेम इसमें भी क्या होगा, इसमें 12 का मल्टीपल आएगा, 12 का मल्टीपल आएगा। जैसे 6 हो गया, 24 हो गया, फिर उसके बाद 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा 6:36 पे है। और ये भी इस तरह का मल्टीपल आएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जो तीनों का सेम होगा। तो देख पा रहे हो क्या, ये वाला हिस्सा 6:36, ये भी क्या 6:36 और ये भी 6:36। तो नोटिस आपने क्या किया कि ये जो 36 है, ये जो बाद में 36 मिनट आ रहा है, ये 36 एक्चुअल में 6, 12 और 18 का सबसे छोटा मल्टीपल है। यानी ये 36 जो है 36, ये एक ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों से डिविजिबल है। यानी ये 36 मल्टीपल होगा, ये क्या होगा मल्टीपल होगा। और ये एक ऐसा मल्टीपल है जो 6, 12 और 18 तीनों से डिवाइड होता है और सबसे छोटा है। इससे छोटा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 6, 12 और 18 तीनों से डिवाइड होता, और होता तो फिर वो वाला नंबर होता। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि तीनों जो है वो एक साथ कब बजे, 6:36 पे दोबारा एक साथ बजे। लेकिन एग्जाम में हमें जब करना है तो इसे क्या करना है, तो इस तरह का कंसेप्ट आप में समझ में आ गया कि जो भी नंबर आता है वो क्या होता है, लोएस्ट मल्टीपल होता है। तो सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है सबसे पहले गिवन कि सबका इंटरवल ऑफ टाइम दिया हुआ है। जैसे B1 का दिया हुआ है आपको कितना 6 मिनट के बाद बज, फिर B2 का ये कितना 12 मिनट, और फिर किसका B3 का तीसरे बेल का ये हर 18 मिनट के बाद बजता था। ठीक है, पहले तो फर्स्ट टाइम जो दोबारा रैंक किए थे टाइम क्या था, टुगेदर रैंक एट किस टाइम पे, सुबह के 6 बजे। तो दोबारा कब मिलेंगे, तो दोबारा रिंग कितने बजे करेंगे, तो वो जो होगा वो एलसीएम होगा। तो हमको क्या कर लेना है, इसका एलसीएम ऑफ किसका 6, 12 और 18 का। तो 6 और 12, 18 का एलसीएम आप निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन से। जैसे 6 है तो 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हो। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2, 6, 2, 3, यानी कितना हो गया आपका 2 का स्क्वायर × 3। और फिर क्या है 18 में आप 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2, 9, 3, 3, तो ये हो गया 2 × 3 का स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम जब हम लेते हैं तो सबसे बड़े पावर वाला लेते हैं हम लोग एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, जैसे कि हम अगर हम 2 में देखें तो 2 में सबसे बड़ा पावर कौन सा है, ये वाला है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर × 3 वाले में अगर आप देखो तो 3 में सबसे बड़ा पावर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका, तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया और ये कितना 9 हो गया। तो यहाँ से आंसर आपका हो गया 36 मिनट। और उसके बाद अगर आपको जो पूछा गया था कि तीनों एक साथ कब दोबारा बजेंगे, और टाइम आपको पहले का दिया हुआ है 6 बजे, तो रिक्वायर्ड टाइम क्या होगी तीनों के एक साथ बजने की, रिक्वायर्ड टाइम तो पहले 6 बजे बजे थे और फिर कितना 36 मिनट। तो 36 मिनट को ऐड अगर करोगे तो ये तो आर होता है और मिनट वाला हिस्सा ये वाला होता है, तो ये आपका हो गया कितना 6 and 36। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम, क्या AM हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम आपको निकालना होता है। ठीक है।